नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के मैथ्स प्लस रीजनिंग के 40 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के थर्ड पेपर में पूछे गए थे। तो ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है और ध्यान से सॉल्यूशन देखते चलोगे तो आपको लगेगा कि हम भी 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी सही सही। और आपको एक बात और बता दूं कि मैथ्स में जितना कम हो सके उतनी कम शॉर्ट ट्रिक्स यूज किया करो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है। और शॉर्ट ट्रिक से आप एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ नया टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो आपकी शॉर्ट ट्रिक घुटने टेक देगी, फिर उससे कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैथ्स में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो चलो, जो भी है अपने माइंड के हिसाब से आप यूज़ करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में रेलवे ने हद कर दी है। इंग्लिश के क्वेश्चन को रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया है। क्या बोल रहा है कि बाई का मतलब अगर बोट है तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो बाई का जो पास्ट फॉर्म है वो होता है बोट। वैसे ही टोर का जो है पास्ट टेंस टीयर नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। रेन का जो है रन, ये भी गलत हो जाएगा। सेंग का सिंग, ये भी नहीं होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सट का पास्ट फॉर्म जो है वो सट ही होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इसके अंदर अदर्स, शुगर, वीट और राइस ये सब दिए हुए हैं। और इनके साथ जो 140, 80, 100 और 40 ये जो दिए हुए हैं ये है एंगल डिग्री में। अब नीचे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल प्रोडक्शन इज 9000 टन। अगर टोटल प्रोडक्शन 9000 टन है देन द यील्ड ऑफ राइस, तो राइस कितना होगा वो हमें निकालना है। तो टोटल प्रोडक्शन 9000 टन है और टोटल एंगल सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए 9000 टन है, तो एक डिग्री के लिए कितना होगा, एक डिग्री के लिए होगा 9000 को 360 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 25। अब हमें क्या पूछ रहा है, राइस के लिए कितना होगा। तो राइस के लिए कितना एंगल है 40 डिग्री। तो एक डिग्री के लिए 25 टन है, तो 40 डिग्री के लिए कितना होगा, 25 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 1000 टन, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है। ये काजीपेट स्टेशन है और यहाँ से 5 बजे चलना शुरू करती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुँच जाती है। ये बेंगलोर स्टेशन है और दोपहर को 3 बजे बेंगलोर पहुँच जाती है। तो सुबह 5 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे लग रहे हैं टोटल, इसको 10 घंटे लग रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है। ये बेंगलोर से 7 बजे शुरू होती है दूसरी रेलगाड़ी और शाम 5 बजे काजीपेट पहुंच जाती है। तो ये भी कितना टाइम ले रही है, 10 घंटे का टाइम ले रही है। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है, दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलती है। मान लीजिए दोनों रेलगाड़ियां एक समान चाल से चल रही है, दोनों की स्पीड बराबर है, तो हमें पूछ रहा है कि वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। ये ट्रेन इधर से काजीपेट से बेंगलोर जा रही है और ये वाली ट्रेन बेंगलोर से काजीपेट आ रही है। तो दोनों कौन से टाइम पर एक दूसरे से मिलेगी। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट ट्रेन है वो 5 बजे शुरू होती है और दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे शुरू होती है। तो फर्स्ट ट्रेन जो है वो 2 घंटे पहले शुरू हो जाती है। तो 2 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी वो हमें निकालनी पड़ेगी पहले तो दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल मल्टीप्लाई टाइम। तो चाल मान लेते हैं, स्पीड मान लेते हैं ट्रेनों की कितनी है एक्स। तो एक्स को जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम कितना है 2 घंटे, क्योंकि ये 5 बजे शुरू होती है, ये 7 बजे शुरू होती है, 2 घंटे पहले शुरू हो जाती है। तो 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी 2 × x, 2x डिस्टेंस चलेगी। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर 2x। अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, बेंगलोर से काजीपेट। तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब वेलोसिटी मान ली हमने x दोनों ट्रेनों की, और टाइम कितना लग रहा है 10 घंटे का, काजीपेट से बेंगलोर जाने में 10 घंटे का टाइम लग रहा है, तो 10x टोटल डिस्टेंस हो जाएगी काजीपेट से बेंगलोर। अब 2x डिस्टेंस तो ये पहले ही चल चुकी है फर्स्ट ट्रेन, तो बाकी कितनी डिस्टेंस बची, 10x में से जब 2x माइनस करेंगे तो 8x। जब इन दोनों ट्रेनों के बीच 8x डिस्टेंस बचेगी तब ये दूसरी ट्रेन जो है बेंगलोर से स्टार्ट होगी। अब क्या कह रहा है कि दोनों ट्रेनें जो है वो सेम स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो जब सेम स्पीड से ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आएगी तो इनके द्वारा तय की गई दूरी भी सेम रहेगी, डिस्टेंस भी सेम रहेगी। तो 8x डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में ये वाली,
तो 8x का आधा तो ये वाली ट्रेन चलेगी फर्स्ट और आधा सेकंड ट्रेन चलेगी। 4x दोनों चलेगी आधा आधा। तो फर्स्ट ट्रेन जो है वो 2x तो पहले ही चल चुकी है। अब इसका 8x का आधा और चलेगी 4x। तो 4x और 2x टोटल कितना हो जाएगा 6x। जो फर्स्ट ट्रेन है वो टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगी 6x। अब हमें निकालना है कि काजीपेट से शुरू होने के बाद जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलती है वहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगी फर्स्ट ट्रेन। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो जो है फर्स्ट ट्रेन की कितनी आ गई 4x तो ये वाली और 2x जो स्टार्टिंग में चल रही थी ये, तो टोटल 6x डिस्टेंस चलेगी। और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी दोनों ट्रेनों की सेम ही थी जो हमने x मानी थी, तो डिवाइड बाई x। तो टाइम कितना आ जाएगा, जब 6x को x से डिवाइड करेंगे तो 6 आवर्स। काजीपेट से फर्स्ट ट्रेन जो है जहाँ पर ये मिलती है वहाँ तक जाने में 6 घंटे का टाइम लेती है फर्स्ट ट्रेन। अब ये 5 बजे शुरू होती है सुबह फर्स्ट ट्रेन, तो इस 5 बजे में जो है 6 घंटे और ऐड कर देंगे तो कितने बज जाएंगे 11 बज जाएंगे सुबह के। तो 11 बजे जो है ये दूसरी ट्रेन से मिलेगी जो कि बेंगलोर की तरफ से आ रही है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AO प्लस दिया हुआ है, MB5 दिया हुआ है, N32 दिया हुआ है और ये एक डॉलर का साइन है और 2P दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से चारों में से अलग कौन सा होगा। और हम जो नीचे सीक्वेंस दी हुई है एक, इसकी मदद ले सकते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट है AO प्लस, तो इस सीक्वेंस में A है और फिर इसके बाद में O है, तो O यहाँ पर आएगा। तो A और O के बीच में टोटल कितने सिंबल और नंबर्स है 5। और जो O है, O और प्लस के बीच में कितने नंबर सिंबल्स और डिजिट्स है, ये O है और प्लस यहाँ पर है, तो इसके बीच में भी टोटल 5 है। तो 5 5 है दोनों के बीच। ऐसे ही MB सेकंड वाले में MB और B5 के बीच भी 5 5 आएंगे और N32 में भी N3 और 32 के बीच भी 5 5 आएंगे। लेकिन ये वाला जो $2P है, इसमें डॉलर और 2 के बीच में तो आप इसमें देखना ध्यान से 5 आएंगे, लेकिन 2 और P के बीच में ये 2 है यहाँ पर और ये P है, तो इन दोनों के बीच में 5 से ज़्यादा आएंगे। तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू कजन्स इज 46 ईयर्स। दो कजन्स है जिनकी सम का योग कितना है 46 साल। तो फर्स्ट कजन की मान लेते हैं x और दूसरे कजन की मान लेते हैं y। तो दोनों की एज का योग कितना है 46। आगे क्या बोल रहे हैं 8 ईयर्स एगो 8 साल पहले। तो 8 साल पहले दोनों की एज जो है माइनस हो जाएगी 8 8 साल। द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन। तो 8 साल पहले जो बड़ा वाला है, बड़े वाले की एज मान लेते हैं x ईयर्स। तो x माइनस 8 इक्वल टू छोटे वाले की एज भी कितनी हो जाएगी y माइनस 8। 8 साल पहले तो बड़े वाले की एज जो है छोटे वाले की एज से 2 गुना ज़्यादा थी। तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी ये। अब हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू -8 आएगा। अब ये भी x और y में एक इक्वेशन बन गई, ये भी x और y में इक्वेशन बन गई। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 28 और y की वैल्यू आएगी 18। पूछ क्या रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर वन। जो बड़ा वाला है कजन उसकी एज क्या होगी। तो बड़े वाले की एज कितनी होगी 28 और छोटे वाले की 18। 28 साल दे रखा है थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्पोज ऑफ ओल्ड स्टॉक ए पर्सन सोल्ड ए टी सेट फॉर 3420। एक दुकान वाले ने चाय के पैकेटों को बेच दिया है 3420 रुपये में। आगे क्या बोल रहा है विच वाज 43% बिलो द कॉस्ट प्राइस। उसने कॉस्ट प्राइस से 43% कम रेट पर बेच दिया है। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं C और कम रेट पर बेच रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन यूज करेंगे और 43% कम रेट पर कॉस्ट प्राइस के 43% पर, तो ये कॉस्ट प्राइस का 43% माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से इक्वल टू माइनस करने के बाद वो क्या करेगा बेच दे रहा है। तो बेचने की प्राइस कितनी है 3420। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 6000 रुपये। उसकी लागत मूल्य आ जाएगी 6000 रुपये। आगे बढ़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% का लाभ कमाने के लिए 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए द सेलर शुड हैव सोल्ड द सेट फॉर RS। दुकान वाले को कितने रुपए में बेचना चाहिए
ताकि उसको 10% का लाभ हो, ये पूछना जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं सी, इसमें 10% का जब लाभ ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं मतलब लाभ हो रहा है, मतलब प्लस साइन यूज़ करेंगे, और 10%, तो 10 को 100 से डिवाइड करके लिखेंगे यहाँ पर, तो 0.10 सी इक्वल टू, जब 10% का लाभ ऐड करके क्या करेगा वो बेचेगा, तो एस का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.10 सी इक्वल टू एस, और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई पहले ही 6,000 रुपये। तो जब इसमें 6,000 रुपये रखेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी हमारे पास, 6,600 रुपये। पूछ क्या रहा है, सेट को इतने रुपए अधिक में बेचना चाहिए, सेलर शुड हैव सोल्ड द सेट फॉर आर एस मोर, यानी कितने रुपए में ज़्यादा बेचना चाहिए। तो पहले तो बेच रहा था वो 3,420 रुपये में, अब बेच रहा है वो 6,600 रुपये में। 6,600 माइनस 3,420, ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ 6,600 आएगा। तो 6,600 माइनस 3,420 करेंगे तो कितना आएगा, 3,180, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा, मतलब दिसंबर 2018 में कौन कौन सी डेट को बुधवार आएगा, वेडनेसडे आएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि 1 दिसंबर 2018 को कौन सा वार था वो निकाल लो। 1 दिसंबर 2018 को कौन सा वार था, कैसे निकालेंगे, ओड डेज से। तो सबसे पहले तो जो बेस ईयर है जिसमें 400 का भाग जाता है, 2018 से कौन सा छोटा ईयर होगा जिसमें 400 का भाग जाता हो, वो ले लेंगे। तो 2000, और 2000 में जब 400 का भाग देंगे तो आएगा जीरो रिमाइंडर, तो जीरो ओड डे। फिर 2000 के बाद में 2018 की साल को छोड़ देंगे, उससे पहले कितनी साल आ गई, 2000 के बाद में 17 साल। अब 17 के अंदर जब 4 का भाग देंगे तो हमारे पास 13 तो नॉन लीप ईयर आएंगे और 4 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि हर 4 साल के बाद में एक लीप ईयर आता है। तो जो नॉन लीप ईयर है उनके लिए तो एक साल के लिए सिर्फ एक ही ओड डे होता है, और जो नॉन लीप ईयर होते, सॉरी लीप ईयर होते हैं, उनके लिए एक साल में दो ओड डे आते हैं। तो 4 जो है वो लीप ईयर है, और उनको 2 से मल्टीप्लाई करके 13 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 21। तो 17 साल में कितने ओड डे आएंगे, 21। अब 2017 तक का काम हो गया। अब जनवरी से लेकर के नवंबर तक का काम देखते हैं। तो जनवरी मंथ में 3 ओड डे आते हैं, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, और 31 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। और 2018 जो है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, इसका पता करने के लिए 18 के अंदर 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब ये नॉन लीप ईयर है, मतलब 28 दिन का फरवरी होगा। तो जब 28 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, जीरो। तो यहाँ पर जीरो रख दिया। ऐसे ही मार्च के अंदर 3 2 3 2 3 3 2 3 2। अब लास्ट में जो है हम 1 दिसंबर का निकाल रहे हैं, तो 1 दिसंबर वाला दिन भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 1 दिन दिसंबर का हो गया। जब इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल आएंगे 27 ओड डे। अब 2000 वाला तो जीरो ओड डे, टोटल के ओड डे निकाल रहे हैं अब, तो जीरो। और 17 साल में कितने ओड डे थे, 21, तो यहाँ पर रखा 21। और जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कितने हैं, 27, तो यहाँ पर रखा 27। टोटल कितने आ गए, 48 ओड डेज। अब जो लास्ट में जितने ओड डेज आते हैं उनको 7 से डिवाइड करेंगे वार निकालने के लिए। तो जब 48 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 6। अब देखो, अगर जीरो रिमाइंडर आता है तो कौन सा वार होता है, संडे। और अगर एक रिमाइंडर आता है तो मंडे, दो रिमाइंडर आता है तो ट्यूसडे, इस तरह से चलता रहता है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 6। तो 6 के लिए कौन सा वार होगा, सैटरडे होगा। तो 1 दिसंबर को हमने निकाला है, और 1 दिसंबर को कौन सा वार होगा, सैटरडे। इसी तरह से 5 दिसंबर को कौन सा होगा, 4 और ऐड कर देंगे दिन इसमें, तो सैटरडे में 4 दिन ऐड करेंगे तो वेडनेसडे। 5 दिसंबर को आएगा वेडनेसडे। और हमें वेडनेसडे पूछा है कि वेडनेसडे कौन सी तारीख को आएगा, 5 तारीख को। तो पहला ऑप्शन है 5 तारीख। अगर अगली तारीख निकालनी है तो इसमें 7 दिन और ऐड कर देंगे, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वेडनेसडे आता है। फिर इसमें 7 दिन ऐड कर देंगे तो 19, फिर 7 दिन ऐड कर देंगे तो 26। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वेन डायग्राम दे रखा है, और इसके अंदर गर्ल्स, कोच और प्लेयर्स, ये 3 दे रखे हैं। और हमें पूछ रहा है कि वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। मतलब कोच जो है
वो खिलाड़ी तो है लेकिन लड़की नहीं है। तो कोच कहाँ पर है? कोच ये सर्कल वाले हैं। अब ये खिलाड़ी तो हैं, तो खिलाड़ी यहाँ पर प्लेयर्स। तो कॉमन कौन कौन से हो गए? ये आर और टी। अब आगे क्या बोल रहा है? लेकिन लड़की नहीं है। तो लड़की वाला जो ये आर वाला पोर्शन है, आर, ये हटा देंगे तो बाकी क्या बचा? टी। तो कोच जो है वो प्लेयर तो है लेकिन लड़की नहीं है। ऐसी सिचुएशन आ रही है टी में, जो ये वाला पोर्शन है इसमें। तो टी हमारा सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो सिंपल जोड़ बाकी का है। बस इसको 48 को, -48 को पहले इससे डिवाइड करेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, और फिर 1/4 से, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको 22 से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 24, सेकेंड ऑप्शन। करके देखना आप, 24 ही आएगा। इसमें क्या ही सोल्व करना है सिंपल जोड़ बाकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यह हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर इसका जो बॉडी है, एक रेक्टेंगल है, इस तरह से बनी हुई है फर्स्ट वाले में। और सेकंड वाला जो है, इसके अंदर इसकी बॉडी जो है एक सिंपल लाइन है, और यहाँ पर दो हाथ है। और थर्ड वाला है, इसकी बॉडी बनी हुई है इस तरह से, और ऐसे दो हाथ है। अब ये चीज़ ध्यान से देखो, सबके अंदर, हर एक रो के अंदर, कि इनकी सबकी जो बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इसके अंदर जब रेक्टेंगल है, लास्ट वाले में देखते हैं, और इसके अंदर जैसे अंडाकार है, तो इसके अंदर ये सिंपल लाइन वाली होगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो सिंपल लाइन वाली तो सभी में है। अब आगे देखते हैं। ये जो, ध्यान से देखो, सबके जो हाथ है, अगर हाथ रेक्टेंगल वाले में ऊपर है तो सभी में ऊपर होंगे, और लाइन वाली में सबके नीचे है, और इस अंडाकार में सबके इस तरह से फ्लैट है। तो इस लाइन वाली में हाथ कैसे होने चाहिए? नीचे। तो ऐसा एक तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और एक सी ऑप्शन में दिया है। और इनके सर देखो, सर की आकृतियां जो है सबके अंदर अलग अलग टाइप की है। तो थर्ड रो के अंदर देखते हैं, इस रेक्टेंगल के ऊपर क्या है? एक सर्कल है। और सेकंड वाले डायग्राम में क्या है? इसके ऊपर, अंडाकार के ऊपर, एक ट्रेंगल है इस तरह से। और तो थर्ड के अंदर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? इस ट्रेंगल और सर्कल के अलावा और कौन सी आकृति है सर की? स्क्वायर। तो इसके ऊपर स्क्वायर जो है कहाँ पर बना हुआ है? कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फोर नंबर्स व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर्स, जब बढ़ते हुए क्रम में नंबरों को जचाया जाता है, आर डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, इनमें सबसे छोटा डब्ल्यू है और सबसे बड़ा जेड है, क्योंकि इनको असेंडिंग ऑर्डर में जचाया गया है, बढ़ते हुए क्रम में। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट थ्री नंबर्स, सबसे छोटे तीन नंबर कौन से हैं? डब्ल्यू एक्स वाई। तो इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा? 18। तो डब्ल्यू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 18। एक इक्वेशन ये बन गई। आगे क्या बोल रहा है? वाइल द एवरेज ऑफ द थ्री लार्जेस्ट नंबर। तो तीन जो बड़े नंबर कौन से हैं? एक्स वाई जेड। तो इन तीनों बड़े नंबरों का एवरेज क्या हो जाएगा? 22। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 22। अब हम जो सेकंड इक्वेशन में x प्लस वाई की वैल्यू है, x प्लस वाई की वैल्यू जब सेकंड इक्वेशन में रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 18 माइनस डब्ल्यू बाई थ्री प्लस जेड बाई थ्री इक्वल टू 22। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा जेड माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 22। और हमें पूछ क्या रहा है? व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा। रेंज क्या होती है? रेंज होती है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों को लेकर के उनका डिफरेंस कर देंगे, वो होती है रेंज। तो सबसे छोटा नंबर है डब्लू, और सबसे बड़ा नंबर है जेड। तो जेड में से डब्लू माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आएगी 12, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सैंड टू ग्रेवल इन ए मिक्सर इज 17:8। तो ये सैंड है और ये ग्रेवल है। तो सैंड कितना है? 17। ग्रेवल कितना है? 8। आगे पढ़ते हैं। वाइल देट बिटवीन ग्रेवल एंड सीमेंट इज 6:17। तो ग्रेवल और ये है सीमेंट। ग्रेवल और सीमेंट के बीच में क्या रेशियो है? 6:17। तो यहाँ पर लिख लिया 6 और यहाँ पर लिख लिया 17। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट इन द मिक्सर। सैंड और सीमेंट का रेशियो क्या होगा, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर बीच वाले के अंदर 8 दिख रहा है और इसमें 6 दिख रहा है, इस वाले 6 से तो इन ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वाला जो 8 है ये वाला, इस 8 से नीचे वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले दोनों को तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जब 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 102, और जब 8 को 6 से या 6 को 8 से करेंगे तो आंसर एक ही आएगा 48। और जब 17 को जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136। तो हमारे पास नया अनुपात आ जाएगा ये। और पूछा है हमें सैंड और सीमेंट का अनुपात, तो सैंड का कितना है 102, और सीमेंट का कितना है 136। तो 102 अनुपात 136। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3:4। 3:4, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज, 3249 का वर्गमूल क्या होगा। कई लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ करते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। तो भैया कितनी शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करोगे, शॉर्ट ट्रिक्स बदलती रहती है। 3 डिजिट के लिए अलग शॉर्ट ट्रिक्स होगी, 4 डिजिट वाले नंबर के लिए अलग शॉर्ट ट्रिक्स होगी, 5 वाले के लिए अलग होगी। तो कोई भी ऐसा मेथड क्यों याद रखें जो हर क्वेश्चन में बदलता रहता है। कुछ ऐसा मेथड याद रखो जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होता हो। और वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है ये वाला, इस तरह से बनाओ और 3249 लिखो, लास्ट से दो दो के जोड़े बनाओ, और यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखो जिसका स्क्वायर करने पर वो 32 से छोटा आए या 32 के बराबर आए। तो हम रखेंगे यहाँ पर 5 + 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। यहाँ पर फिर से लाइन खींचो। अब यहाँ पर 6 भी रख सकते थे, लेकिन 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते तो आता 36, जो कि 32 से ज़्यादा हो जाता। तो 5 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 32 में से 25 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब 7 जो है वो 10 से छोटा है, तो अगला जो जोड़ा है 49 वो यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है एक ऐसा डिजिट रखो जिसको उसी डिजिट से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 749 या इससे छोटा नंबर आ जाए। तो हम यहाँ पर रखते हैं 7। जब 7 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्या आ जाएगा 107। अब इसको 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 749। तो 749 बराबर हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 0। बस ख़त्म हो गया, 0 होते ही। और हमारे पास वर्गमूल क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा। पहले तो हमने रखा 5 और फिर क्या रखा 7, तो 5 7, ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ये हर नंबर पे एप्लीकेबल है, शॉर्ट ट्रिक की तरह नहीं जो हर क्वेश्चन में बदलती रहती है। इस मेथड को आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो 57, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक क्वेश्चन दे दिया और नीचे दो स्टेटमेंट दे दिए। इस तरह के बहुत सारे आ रहे हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड की औसत मजदूरी क्या है, एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 3 हमें निकालना है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 3। पहला पढ़ते हैं, वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा है। तो वाई का जो वेतन है वो एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई 2 है। एक्स प्लस जेड दोनों का मिला करके उसका आधा है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 अधिक कमाते हैं। एक्स और वाई का जब एक साथ मिला देंगे तो वो जेड से 40 अधिक कमाते हैं, और जेड 500 रुपये कमाता है, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 रुपये। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट से तो जो है हम बिल्कुल भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें से किसी की भी वैल्यू मालूम नहीं है। और सेकंड स्टेटमेंट में जेड की वैल्यू 500 दे रखी है, तो जेड की वैल्यू 500 दे रखी है, तो यहाँ पर जब 500 रखेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी 540। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई और जेड की वैल्यू हमारे पास है, तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो हमारे पास आएगा 1040। और इसको 3 से डिवाइड करके हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड की मजदूरी, औसत मजदूरी क्या है वो निकाल सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट होगा इसका आंसर देने के लिए। तो जिस भी ऑप्शन में अकेला स्टेटमेंट 2 पर्याप्त है ऐसा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्गुमेंट दिया हुआ है और नीचे दो एजम्पशन दिए हुए हैं। तो आर्गुमेंट को पढ़ते हैं, ऑल गर्ल्स लव रीडिंग नॉवेल्स, सभी लड़कियां जो है नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती है। अब एजम्पशन क्या बोल रहा है, नॉवेल्स आर द ओनली रीडिंग मटेरियल, रीडिंग मटेरियल सिर्फ नॉवेल्स है। ऐसा तो आर्गुमेंट में उसने नहीं कहा, आर्गुमेंट में तो उसने कहा है कि सभी लड़कियां जो है वो नॉवेल्स पढ़ती है, लेकिन नॉवेल्स सिर्फ जो है पढ़ने के लिए है दुनिया में, ऐसा तो उसने नहीं कहा। तो एजम्पशन 1 तो गलत हो जाएगा। दूसरा एजम्पशन क्या बोलता है, नो गर्ल लव टू रीड अदर मटेरियल्स, नहीं, सभी लड़कियां नॉवेल्स पढ़ती है, नॉवेल्स के साथ साथ हो सकता है वो दूसरे मटेरियल्स भी पढ़ती हो।
लेकिन ये बोल रहा है कि कोई भी लड़की जो है वो दूसरा मटेरियल नहीं पढ़ती है, तो एजम्पशन टू भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो दोनों एजम्पशन इसके अंदर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें एक प्रॉब्लम फिगर दी हुई है और 4 आंसर फिगर दिए हुए हैं, और पूछ रहा है कि वाटर इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। इसकी वाटर इमेज क्या होगी? तो वाटर हमेशा जो है वो नीचे रहता है। तो वाटर की प्रॉपर्टी होती है इमेज की कि ऊपर का पोर्शन तो नीचे दिखाई देता है और नीचे का ऊपर। तो जब जो इसमें लाइनों वाला पोर्शन है, ये वाला नीचे वाला, ये तो दिखाई देगा ऊपर। तो ए में, बी में और डी में दिखाई दे रहा है ऊपर। अब यहाँ पर जो है ये वाला जो लूप बना हुआ है इसके अंदर ऐसे ले जा करके ऐसे बना हुआ है। तो वाटर इमेज में कैसा दिखना चाहिए? ये ऐसे ले जा करके ऐसे दिखना चाहिए, उल्टा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो ये वाला देखते हैं कौन से में है। ये वाला दिया हुआ है बी में। सी में भी दिया हुआ है, लेकिन सी में जो है ये लाइनें नीची है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given equation LHS equal to RHS only when we interchange numbers on the same side। सेम साइड के नंबरों को इंटरचेंज करने पर, या तो इस साइड वाले जो भी नंबर्स हैं उनको एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे, या इस साइड वाले जो भी नंबर है उनको एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। और इंटरचेंज करके जो सॉल्यूशन मिलता है वो इक्वल के जो है इधर भी वही होना चाहिए और इधर भी वही होना चाहिए, ये बोल रहा है। अब पहला ऑप्शन में क्या है, 5 और 2 को इंटरचेंज करेंगे। ये वाला जो 5 है और ये वाला 2 है, इसको इंटरचेंज करेंगे और फिर सोल्व करेंगे तो हमारे पास LHS RHS आना चाहिए, दोनों बराबर। लेकिन इसमें नहीं आएगा, आप सोल्व करके देखना, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड भी ऐसे ही गलत हो जाएगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में जो 6 और 4 है, 6 कहाँ पर है? ये वाला। और 4 कहाँ पर है? ये वाला। इन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज करके जब इसको सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर आ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये गलत दे रखा है ये यहाँ पे। बस ये ध्यान रखना है कि आपको सेम साइड वाले नंबरों को इंटरचेंज करना है। ऐसे नहीं कि इधर वाले नंबर को इधर वाले नंबर से इंटरचेंज कर दे, इक्वल के अपोजिट साइड में नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 ग्रुप कुड बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन फिगर ओनली वंस, दीज ग्रुप्स वुड बी। मतलब इनमें से जो है ग्रुप बनाना है एक तीन तीन डिजाइंस का। तो पहली डिजाइन देखो, सबसे ऊपर ही ऊपर ये वाली, इसके अंदर एक जो है रेक्टेंगल अंदर है और एक रेक्टेंगल बाहर है। ऐसे ही सेकेंड वाली रो में जो फिफ्थ नंबर पे है ये वाला, इसमें एक ट्रेंगल तो अंदर है और एक बाहर है। ऐसे ही जो है थर्ड के अंदर जो ये 7वें नंबर का है, इसके अंदर एक पैरेललोग्राम तो अंदर है और एक पैरेललोग्राम बाहर है। तो इन तीनों में जो है एक अंदर है एक बाहर है। तो इन तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा, फर्स्ट का, फिफ्थ का और सेवन्थ का। तो फर्स्ट फिफ्थ सेवन्थ का एक ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड वाला है उसके बाहर तो सर्कल है और अंदर ट्रेंगल है, मतलब अलग आकृति है। और फोर्थ वाले में भी बाहर स्क्वायर है और अंदर सर्कल है, मतलब दोनों की अलग अलग आकृति है। और 8 वाले में यहाँ पर भी अंदर अंदर तो सर्कल है और बाहर ट्रेंगल है। तो इन तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा, 2 4 8 का अलग ग्रुप बन जाएगा। और ये जो 3 6 और 9 है, इनका अलग ग्रुप बन जाएगा क्योंकि ये गहरे कलर में बने हुए हैं तीनों ही। तो 3 6 9 का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें देखो, इन ए सर्टेन कोड, इस वाले को जो है इस वाले में लिखा जाता है, तो इस वाले को कैसे लिखेंगे? तो देखो यू जो है इसके अंदर फर्स्ट, इसको इसने कहाँ पे ले जाके रख दिया? 5वें नंबर पे इसमें। ऐसे ही हम इसमें जो सी है इसको 5वें नंबर पे रखते हैं। तो 5वें नंबर पर इनमें से कौन सा है? एक तो फर्स्ट ऑप्शन में है और 5वें नंबर पर एक यहाँ पर है चौथे ऑप्शन में। अब आगे वाला अल्फ़ाबेट देखते हैं, एन। इसके अंदर एन को कहाँ पे रखा है? यू से पहले। ऐसे ही जो है यहाँ पर ओ है ये वाला, इस ओ को कहाँ पर रखेंगे? सी से पहले। तो सी से पहले इसमें तो नहीं है, इसमें है फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भरते हैं। तो मान लेते हैं कि ए जो है वो 1 घंटे का टाइम लेता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा वो? 1/A। और बी जो है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/B। और दोनों मिलकर के 10 घंटे में एक काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/10। अब आगे क्या बोल रहा है? उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, तो वो 1 घंटे में 1/A प्लस 1/B काम करते हैं। तो 4 घंटे में कितना काम करेंगे?
4 घंटे में काम करेंगे 1/a + 1/b को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या बोलता है, और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, बी जो है छोड़ के चला गया और बाकी का काम कौन किया, ए। ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। अब मान लेते हैं ए ने जो है वो एक्स घंटे तक एक्स्ट्रा काम किया, तो 1/a को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, मतलब ए जो है वो एक्स घंटे में x/a काम करेगा, और टोटल काम कितना हो जाएगा, इक्वल के इधर रख देंगे 1। अब इसमें जो 1/a + 1/b की वैल्यू है वो इसके अंदर रख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा 4/10 प्लस, अब यहाँ पर देखो 10 को बढ़ने में कुल 13 घंटे लगते हैं। अब देखो 13 में से 4 घंटे तो दोनों ने मिलकर के काम कर लिया, तो अकेले जो है ए कितने घंटे काम करेगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 घंटे जो है ए अकेले काम करेगा, 13 - 4 घंटे। तो 1/a + 1/b की जगह तो रखेंगे 1/10, तो 4/10 बन जाएगा, और इसकी x की जगह रखेंगे 13 - 4 /a = 1। तो इसमें से a की वैल्यू क्या आएगी, 15, और हमें पूछ क्या रहा है कि a द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो a जो है अकेला 15 दिन में भर सकेगा, सॉरी 15 घंटे में भर सकेगा, तो 15 घंटे फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिंबल्स देट आर प्रिसीडेड बाई ए लेटर, यानी कि सिंबल्स के पहले क्या आना चाहिए, एक लेटर आना चाहिए, जैसे ए फॉर एप्पल, एंड नॉट फॉलोड बाई ए नंबर, और इसके बाद में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ये नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें सभी सिंबल्स को देखो किस किस के पहले जो है अल्फ़ाबेट आ रहा है और बाद में नंबर नहीं आ रहा है, तो आप जब गिनोगे तो इनकी संख्या आएगी एक, सिर्फ एक ही ऐसा सिंबल है जिसके पहले एक लेटर है और बाद में नंबर नहीं है, और वो कौन सा है, वो है D+K, D+K। अब देखो इसके अंदर प्लस जो है एक क्या है, सिंबल, इसके पहले एक लेटर है डी, और इसके बाद में नंबर नहीं है, तो ये एकमात्र ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 28% का मान 35 है, तो वो संख्या क्या होगी, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x, तो उस संख्या का जो है 28%, इस संख्या को 28% से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 28/100 से, तो जब 28% इसका क्या होगा, 35 है, तो 35 के बराबर रख देंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 125, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक कॉपर वायर है जिसको मोड़ करके एक स्क्वायर बना लिया जाता है, इंक्लोज्ड इन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि स्क्वायर का एरिया जो है वो क्या होता है, उसकी एक साइड के स्क्वायर के बराबर, और एरिया हमें 121 दिया हुआ है, तो उसकी डायमेंशन एक साइड क्या आ जाएगी, 121 का रूट कर देंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11, मतलब उस स्क्वायर की एक साइड क्या आ जाएगी, 11, और स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है, तो 11 ये 11 ये 11 ये और 11 ये, तो टोटल 4 बार 11 है, तो 4 × 11 = 44, ये क्या आ गई, पीरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पीरीमीटर या फिर वायर की टोटल लेंथ, वो क्या आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर। अब इसी वायर से एक सर्कल बनाया जाता है, तो वायर की लेंथ तो सेम ही होगी स्क्वायर में और सर्कल में, तो वायर की लेंथ यहाँ पर 44 थी, तो सर्कल में भी 44 ही रहेगी, तो सर्कल की पीरीमीटर भी कितनी रहेगी, 44, और सर्कल की पीरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, तो इस वाली इक्वेशन से r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू आएगी 22/π। अब हमें सर्कल का एरिया पूछा है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अब इसमें r की वैल्यू जब ये वाली पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 154, सॉल्व करके देखना 154 ही आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² + ax + b को जब x-1 द्वारा भाग किया जाता है तो 15 शेष बचता है, मतलब इस वाली इक्वेशन में जब x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 15, मतलब x-1 जो है एक x² + ax + b का फैक्टर है, तो x-1 को 0 की इक्वल करेंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो पहले तो क्या करते हैं, ये जो 1 वैल्यू है ये इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और 15 के बराबर रखेंगे, क्योंकि 15 रिमाइंडर आ रहा है, तो x की वैल्यू 1 रखते हैं, इसके अंदर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 + b + a = 15, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास a + b = 14।
अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स प्लस वन द्वारा भाग किया जाता है। अब इसको एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन शेष बचता है, तो रिमाइंडर क्या बचता है, माइनस वन। तो जब एक्स प्लस वन से डिवाइड करते हैं तो एक्स प्लस वन जो है इस वाली इक्वेशन का एक फैक्टर हो जाएगा। तो एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। अब हम एक्स की वैल्यू माइनस वन को इस सेकंड इक्वेशन में रखेंगे और इसको माइनस वन के बराबर रख देंगे जैसा पहले इक्वेशन में किया था। तो इसमें x की जगह माइनस वन रखा तो ये आया और इसको माइनस वन के बराबर रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस टू। अब ये एक इक्वेशन बन गई a और b में। अब और ये एक इक्वेशन बन गई a और b में। तो इन दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू तो आएगी 6 और b की वैल्यू आएगी 8। अब पूछ क्या रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक का स्क्वायर कर देंगे और बी का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 100। तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा, 100 आएगा। ये ऑप्शन गलत था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू वन है तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम जो पहले वाली इक्वेशन है a माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू वन, इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। तो a माइनस वन अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे और इधर वन का भी स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई वन अपॉन ए इक्वल टू वन। वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा। अब ये जो ए स्क्वायर है प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, ये तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा और ए मल्टीप्लाई वन अपॉन ए क्या हो जाएगा, वन। तो माइनस टू इक्वल टू वन और ये टू जो है इक्वल के इधर जा करके इसमें ऐड हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, थ्री। ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास थ्री, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है और दो एजम्पशंस दिए हुए हैं। इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कौन कौन से एजम्पशंस जो है सही है वो हमें बताना है। तो आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं। शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है। पानी की कमी हो रही है शहर में, इसलिए प्राधिकरण ने क्या कहा है, 25% पानी की खपत कम करो, ऐसा करने को कहा है। अब एजम्पशंस क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट एजम्पशंस है, अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा पानी की खपत को कम करने के लिए, पानी की कमी को कम करने के लिए। और सेकंड एजम्पशंस क्या बोलता है, कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा की गई इस सलाह का विरोध कर सकते हैं। विरोध क्यों करेंगे, जब पानी की कमी है तो पानी की बचत तो करनी पड़ेगी। तो सेकंड एजम्पशन गलत हो जाएगा और फर्स्ट एजम्पशन सही है। तो जिस भी ऑप्शन में ओनली एजम्पशन वन सही होगा ऐसा दिया होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये वाले दो फिगर दिए हुए हैं, उसी हिसाब से इस वाले फिगर से जो है यहाँ पर कौन सा बनेगा ये पूछा है। तो इसमें देखो, ये जो गहरे कलर का है ये नीचे है पहले में, और दूसरे में जो है ये गहरे कलर का ऊपर चला गया। वैसे ही जो है इसके अंदर अगर गहरे कलर का ऊपर है तो अगले वाले में गहरे कलर का नीचे आ जाएगा। तो गहरे कलर का नीचे जो है एक तो सेकंड ऑप्शन में है और एक थर्ड ऑप्शन में है। अब सेकंड और थर्ड में से कौन सा होगा, इसके लिए दूसरी आकृतियाँ हमें देखनी होगी। अब देखो, इसमें जो लाइटनिंग इफेक्ट का एक सिंबल है ये ऊपर है और जो स्क्वायर है वो उसके नीचे है। फिर अगले में जो है क्या हो गया, ये स्क्वायर ऊपर चला गया और ये जो लाइटनिंग इफेक्ट वाला सिंबल है ये नीचे आ गया। ऐसे ही इसमें होगा। इसमें जो ए फॉर एप्पल वाला है ये नीचे है, जो क्यूब है वो ऊपर है। तो अगले में क्या होगा, क्यूब नीचे आ जाएगा और ए फॉर एल्फा ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, क्यूब नीचे आ गया और ए फॉर एल्फा ऊपर चला गया। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड वाला दिया है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4/5, 2/3 और 5/7। इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले जो डिजिट है उनका तो एलसीएम ले लेते हैं और जो नीचे वाला डिजिट है उनका एचसीएफ ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4, 2, 5, 4, 2, 5 का एलसीएम और 5, 3, 7 का एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 5, 3, 7। तो 4, 2, 5 का एलसीएम होगा 20 और 5, 3, 7 का एचसीएफ होगा 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, जो कि सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिजिट 1 दिया हुआ है, एक डिजिट 3 दिया हुआ है और बीच वाला पूछा हुआ है।
तो उसके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग डिजिट इफ इट हैज 11 एंड 13 एज फैक्टर्स। तो अगर हमें फैक्टर्स दिए हुए हैं और नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उन फैक्टर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 11 एंड 13, इसका एलसीएम क्या होगा 143। तो वो नंबर क्या आ जाएगा 143। तो यहाँ पर 1 है, 1 की जगह 1, 3 की जगह लास्ट में 3 और बीच में क्या है 4। तो यहाँ पर आएगा 4, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला और नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो बताना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स एक्स वाई जेड यू वी आर इवन नंबर्स। मतलब ये 5 नंबर दिए हुए हैं एक्स वाई जेड यू वी, इनमें से इवन नंबर मतलब सम संख्या कौन सी होगी। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है एक्स वाई जेड यू आर कॉन्जुगेटिव नंबर्स। कॉन्जुगेटिव मतलब क्रमिक संख्याएं हैं, लगातार आने वाली। अब लगातार आने वाली में दो केस बनते हैं हमारे पास। पहला केस बनता है अगर शुरू में एक सम संख्या आ जाए, और दूसरा केस बनता है अगर शुरू में एक विषम संख्या आ जाए। तो शुरू में अगर सम संख्या आती है 2, तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 5 नंबर आ जाएंगे। और अगर शुरू में विषम संख्या आती है तो हमारे पास वो पाँचों नंबर क्या आ जाएंगे 3 4 5 6 7। ये स्टेटमेंट 1 के हिसाब से हमने पता लगा लिया। अब क्या हमें इन दोनों स्टेटमेंट से ये पता लग पा रहा है कि एक्स वाई जेड यू वी में से सम संख्याएं कौन सी है? नहीं, इससे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। अगर शुरू में सम संख्या मान लेंगे तो डाटा चेंज हो जाएगा, अलग आएगा, और शुरू में विषम संख्या मान लेंगे तो डाटा अलग आएगा। तो पहले वाले स्टेटमेंट से तो हमें मालूम नहीं चल पा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, जेड इज एन ऑड नंबर। जेड जो है एक विषम संख्या है। अब इसके अंदर जेड कहाँ पर आ रहा है, जेड आ रहा है हमारे पास तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे 4 और 5 ये डिजिट आ रहे हैं। अब इनमें से ओड मतलब विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी है 5। तो सेकंड केस हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत है फर्स्ट केस। तो सेकंड केस के हिसाब से पांचों नंबर क्या हो जाएंगे 3 4 5 6 7। तो हमें दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं कि इसमें से सम संख्याएं कौन सी है। तो सम संख्याएं एक तो जो है y है और एक u है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि कथन 1 और कथन 2 एक साथ दोनों पर्याप्त है, दोनों को एक साथ यूज करेंगे तभी इसका आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखो फर्स्ट वाली जो डिजाइन है इससे सेकंड वाली डिजाइन में क्या किया है इसने, जो ऊपर वाली आकृति है ये वाली, इसके अंदर से एक हटा दिया, एक पार्ट हटा दिया, तो ये छोटा हो गया। अब अगली आकृति में क्या किया, नीचे वाली जो डिजाइन है सेकंड में, इसमें से एक पार्ट हटा दिया तो ये डिजाइन बन गई। अब फिर से ऊपर वाली में से एक सेगमेंट हटाएगा तो ये वाली डिजाइन बनेगी। फिर नीचे वाली में से एक सेगमेंट हटाएगा तो क्या बनेगा, ऊपर भी ये दो दो का सेगमेंट बन जाएगा और नीचे भी दो का। तो कौन से ऑप्शन में है, सी में, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब उसकी सामान्य चाल मान लेते हैं v है और दूरी तय करता है वो x और t समय में तय करता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो अपनी 4/5 चाल से चलता है, तो चाल को जो है वो 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 15 मिनट का समय उसको एक्स्ट्रा लगेगा। तो t के अंदर 15 मिनट और ऐड कर देंगे और डिस्टेंस तो वहीं रहेगी। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ये। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय क्या होगा। सामान्य समय मतलब नॉर्मल स्पीड से जब वो चल रहा है तो टाइम कितना लगेगा t। तो t की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो इसके अंदर जो v की वैल्यू है x डिवाइड बाई टी, ये जो है हम यहाँ पर रख देंगे v की जगह। तो 4x डिवाइड बाई 5t इक्वल टू x डिवाइड बाई टी प्लस 15। तो x से तो x कट जाएगा यहाँ पे और t प्लस 15 की वैल्यू क्या आएगी 5t डिवाइड बाई 4। अब इसमें से t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू आएगी 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। उसको 1 घंटा लगेगा नॉर्मली। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द टाइम दैट वुड डिपिक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ 9:30 ऑन ए क्लॉक। जब एक घड़ी में 9:30 हो रही है तो मिरर इमेज उसकी क्या बनेगी। तो 9:30 कहाँ पर बनेगी, ये 1 घंटे की सुई तो इधर रहेगी और मिनट की सुई बिल्कुल नीचे रहेगी। अब मिरर लगाएंगे इस साइड में
तो मिरर में क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है। तो जब घंटे की सुई इस साइड में है तो मिरर इमेज में किधर बनेगी, इस साइड में। और मिरर इमेज में ऊपर का पोर्शन तो ऊपर ही दिखाई देता है और नीचे का नीचे ही। तो अगर मिनट की सुई नीचे जा रही है तो मिरर इमेज में भी नीचे ही रहेगी। तो इधर कितने बज रहे हैं, ये तो 12 बज रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 2 और 3 के बीच में है। तो 2 बज करके, ये नीचे 30 मिनट पर है मिनट की सुई, तो 2 बज करके 30 मिनट हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मिरर इमेज में बजेंगे 2 बज के 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और दो एजम्पशंस दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। श्याम गीता को कहता है, श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। मतलब श्रीलंका सिर्फ हवा से जा सकते हैं या फिर पानी के माध्यम से जा सकते हैं। अब एजम्पशंस क्या कहते हैं, गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब वो बोल तो रहा है कि ट्रेवल करने का तरीका बता रहा है क्वेश्चन में, तो स्टेटमेंट में तो। और यहाँ एजम्पशंस में जो है वो उसकी हॉबी के बारे में बता रहा है कि उसको यात्रा करना पसंद है। उसका हवा और पानी से क्या लेना देना। तो फर्स्ट एजम्पशंस तो गलत हो जाएगा। सेकंड एजम्पशन पढ़ते हैं। शाम को लोगों को सलाह देने का शौक है। नहीं, वो सलाह नहीं दे रहा है, वो सिर्फ बता रहा है कि श्रीलंका तक जाने का रास्ता हवा और पानी के माध्यम से है। इससे ये पता तो नहीं चलता है कि उसको सलाह देने का शौक है। तो दोनों ही जो है एजम्पशन गलत हो जाएंगे। तो जिस भी ऑप्शन में ऐसा दिया होगा कि दोनों ही एजम्पशन गलत है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है, और नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा जो है पर्याप्त होगा इसका आंसर देने के लिए। तो स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है, इसके लिए पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। क्या कहता है, स्वाति का पति, तो यहाँ पर लिख लिया हमने स्वाति, और इसका पति स्वाति पति, एसपी मतलब स्वाति पति। नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है, ये नमिता है और इसकी ये माँ है, और इसका ये इकलौता पुत्र है। स्वाति का पति जो है वो नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। तो हमारे पास ये एक डायग्राम बन जाएगा। अब क्या इससे, इस डायग्राम से हमें मालूम चल रहा है कि स्वाति और नमिता कैसे एक दूसरे से संबंधित है। हाँ, पता चल रहा है, क्योंकि स्वाति का जो पति है उसकी माँ की बेटी है कौन, नमिता। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। अकेले स्टेटमेंट 1 से हम इसका आंसर दे सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, स्वाति का भाई, ये स्वाति है, इसका भाई ये हो गया, और नमिता का पति, ये नमिता है और ये नमिता का पति, एनपी मतलब नमिता का पति, चचेरे भाई है। ये दोनों जो है एक दूसरे के चचेरे भाई है। तो क्या इससे हमें मालूम चल रहा है कि स्वाति और नमिता के बीच क्या संबंध है। यस, स्वाति का जो हस्बैंड है उसके चचेरे भाई की वाइफ है कौन, नमिता। तो स्टेटमेंट 2 से भी हमें मालूम चल रहा है कि स्वाति और नमिता के बीच क्या रिलेशन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है कोई सा भी यूज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये दिया होगा कि आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन इज सफिशियंट, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपाली बोट ए सेट ऑफ कप्स फॉर Rs 375। दीपाली ने कपों का एक सेट खरीदा 375 रुपये में। मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी, 375 रुपये। आगे क्या बोल रहा है, बट देन हेड टू सेल इट लेटर टू क्लियर ओल्ड स्टॉक फॉर Rs 345। अब वो क्या करती है, 345 में बेच देती है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 345 रुपये। तो कम में बेच रही है तो उसको नुकसान हो रहा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लॉस दैट सी इनकर्ड, तो उसको कितने परसेंट का घाटा होगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ये वाली, कि कॉस्ट प्राइस में से अगर एक्स माइनस का मतलब घाटा हो रहा है और एक्स का मतलब एक्स परसेंट घाटा हो रहा है, कॉस्ट प्राइस का एक्स परसेंट इक्वल टू घाटा होने के बाद वो क्या कर देगी, बेच देगी। तो सी माइनस एक्स मल्टीप्लाई सी इक्वल टू एस। अब इसके अंदर सी की जगह तो रखेंगे 375 और एक्स की जगह एक्स ही रहने देंगे, और एस की वैल्यू 345 रखेंगे। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0.08। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8%, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 123 मल्टीप्लाई 356 इक्वल टू 43,788, देन 1.23 मल्टीप्लाई 0.356 क्या होगा। तो देखो इसके अंदर 123 है, इसके अंदर 1.23। तो 1.23 कब आएगा 123 से, जब 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब 100 से डिवाइड कर देंगे 123 को, और 356 से 0.356 कैसे बनेगा,
जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो टोटल जो है दोनों को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आ रहा था 43,788, उसको कितने से डिवाइड करेंगे? 1 लाख से, क्योंकि टोटल 3 जीरो तो इसमें है और 2 जीरो इसमें है, तो टोटल 5 जीरो हो गए। अब 5 जीरो से हम इसके आंसर को डिवाइड करेंगे, 5 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। इसका आंसर हो जाएगा 0.43,788। नेक्स्ट फिर से एक कथन दिया हुआ है और दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथन के हिसाब से कौन से निष्कर्ष सही है, ये पता लगाते हैं। कथन कह रहा है, लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि त्यौहार जब आते हैं तो बसों की टिकट ही नहीं मिल पाते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में यात्रा ना करें। नहीं, ये सही तरीका नहीं है, यात्रा ही ना करें, ऐसी सलाह देना तो बेकार है। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है? सरकार को चाहिए कि वो त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करें। हाँ, ये सही है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ज़्यादा बसों की व्यवस्था की जाएगी तो जो बस टिकट नहीं उपलब्ध होने की जो शिकायतें हैं वो शायद कम हो जाए। तो सिर्फ कॉन्क्लूजन 2 जो है वो सही होगा, कॉन्क्लूजन 1 गलत है। अब अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके जगह पर कौन सा डिजाइन आएगा वो पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, इसमें जो फर्स्ट वाला है ऊपर ही ऊपर, इसको देखो सर्कल के अंदर, और सेकंड वाले को देखो। इन दोनों के अंदर, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में क्या कौन सी डिजाइन जो है कॉमन है? तो जो थर्ड वाले के अंदर, एक तो सर्कल कॉमन है दोनों में, तो थर्ड वाले के अंदर सर्कल बना दिया। और एक अंदर जो है ये वाली डिजाइन इस तरह से करके बनी है, ये वाली दोनों फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, तो ये वाली भी आएगी थर्ड में। तो थर्ड में वो आएगा जो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है। अब ऐसे सेकंड में देखो, इसमें इसमें न तो सर्कल कॉमन है और न ये सीधी वाली लाइन इस तरह से कॉमन है। तो लेकिन सीधी वाली लाइन के ऊपर जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन, ये वाला दोनों में फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, तो थर्ड वाले में क्या आ जाएगा? ये वाली डिज़ाइन। इसी तरह से फोर्थ वाले में सिर्फ एक डॉट जो है वो कॉमन आएगा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है फर्स्ट और सेकंड में। तो डॉट वाला सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 7/24 है तो पी का मान क्या होगा? और ये एक हमें इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें हमें टेन थीटा, सेक थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। टेन थीटा की वैल्यू तो दे रखी है, तो इससे साइन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए टेंथ में हमने फेमस एक ट्रिक पढ़ी थी, लाल बटा कक्का इक्वल टू कक्का बटा लाल। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक राइट एंगल ट्रेंगल का। तो राइट एंगल ट्रेंगल में ये तो होता है आधार, ये होता है लंब जो हाइट है, और जो हाइपोटेनियस है उसको लेते हैं के, मतलब कर्ण। तो टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है। टेन थीटा क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा यहाँ पर साइन थीटा, दूसरे नंबर पर ये वाला है कोस थीटा के लिए, ये वाला है टेन थीटा के लिए, ये कोट, सेक, कोसेक इनके लिए। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? एल अपॉन ए, जो ये वाला पोर्शन है। तो एल अपॉन ए मतलब लंब हाइट, हाइट कितनी है? 7/24, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा है 7/24 टेन थीटा की वैल्यू। तो जब इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो एल की वैल्यू तो आएगी 7, और आधार मतलब बेस कितना आएगा? 24। अब 7 का स्क्वायर करेंगे और 24 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करके जब रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हाइपोटेनियस, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 25। अब सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेक थीटा कहाँ पर आया था? सेक थीटा था ये वाला, के डिवाइड बाई ए। तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, और आधार मतलब बेस कितना है? 24, तो यहाँ पर रखेंगे 24। ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा फर्स्ट वाला है एल डिवाइड बाई के, तो एल की वैल्यू है 7 और के की वैल्यू है 25, तो 7 डिवाइड बाई 25। अब जब इन तीनों की वैल्यू जो है इस वाले में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास आएगा -75 डिवाइड बाई 28 इक्वल टू -p/28। अब जब इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? 75। तो 75 दे रखा है सेकेंड ऑप्शन में। अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जैसे MAKING, इससे बना है KGMANI। ये कैसे बना है? तो फर्स्ट नंबर पर है M, इसको तो लेकर के चले गए थर्ड नंबर पे, और जो A है सेकंड नंबर वाला, इसको लेके चले गए फोर्थ नंबर पे।
इसी तरह से इसको करते हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर वाला है इसको लेके जाएंगे थर्ड नंबर पे, जैसा फर्स्ट में किया था। तो सी को थर्ड नंबर पे फर्स्ट में दे रखा है एक तो, और एक थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो इन दोनों में दे रखा है, बाकी सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब सेकंड नंबर सेकंड अल्फ़ाबेट देखते हैं। एक को जो है फोर्थ नंबर पे लेके गया था, तो हम भी जो है एक को फोर्थ नंबर पे लेके जाते हैं। तो फोर्थ नंबर पे फर्स्ट वाले में है और थर्ड वाले में भी है, इससे भी काम नहीं बना। अब आगे देखते हैं, केक को कहाँ पर लेकर गया। के थर्ड नंबर पे है इसमें, और इसमें फर्स्ट नंबर पे लेके आ गया। अब इसमें जो पी है, ये पी को जो है थर्ड नंबर पे है और इसको फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे, तो इन दोनों ही ऑप्शन में है। अब भी काम नहीं बना। अब नेक्स्ट आई को देखते हैं। मेकिंग के अंदर आई, आई जो है चौथे नंबर पे है और इसमें लास्ट में चला गया। अब हम भी जो ई है चौथे नंबर पर, इसको लास्ट में लेके जाते हैं। तो ई जो है फर्स्ट ऑप्शन में लास्ट में है, थर्ड ऑप्शन में लास्ट में नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज के अंदर क्या होता है, लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट। तो देखो, ये जो ट्रेंगल के नीचे ये काला वाला डॉट है, ये वाला राइट में है इसके अंदर। तो मिरर इमेज में क्या होना चाहिए, लेफ्ट में दिखाई देना चाहिए। तो लेफ्ट में एक तो ये है और एक ये है, तो ए या सी में से एक आंसर आएगा हमारा। अब देखते हैं, जो ये काला वाला डॉट है, इसके पास में ये ट्रेंगल का हिस्सा है, ये काला है। तो इनमें से किसका काला है, ए में तो काला है लेकिन सी में सफ़ेद है ये, तो सी गलत हो जाएगा और ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखी है डिजाइन अलग अलग और क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है वहाँ पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। इसमें देखो, ऊपर तीन क्रॉस दे रखे हैं, फिर नीचे प्लस दे रखे हैं तीन, फिर नीचे तीन डॉट दे रखे हैं। अब इसने बारी बारी से क्या किया, सेकंड इमेज जो है इसमें एक क्रॉस को हटा दिया, फिर अगले वाले में एक प्लस वाले को हटा दिया। अब अगले वाले में क्या करेगा, एक डॉट को उठाएगा। तो एक डॉट हट जाएगा, तो इसमें दो क्रॉस दो प्लस और दो डॉट बच जाएंगे, जो कि थर्ड इमेज में दे रखे हैं, थर्ड ऑप्शन में। इसने बारी बारी से एक बार क्रॉस हटा दिया, इसमें से एक बार प्लस हटा दिया और एक बारी डॉट हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन फ्रॉम द वंस लिस्टेड बिलो दैट विल नॉट लीड टू ए रिकरिंग डेसिमल। मतलब आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। आवर्ती का मतलब जो रिपीटेटिव नहीं होंगे। तो जब 8 में 56 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.142857, 142857। तो 142857, 142857 ऐसे आगे चलता रहेगा, तो ये रिकरिंग है, आवर्ती हो रही है। तो इसकी तो आवर्ती हो रही है। अगले में जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.10 इगेतर 42 85, इगेतर 42 85। तो इगेतर 42 85, इगेतर 42 85 आगे चलता जाएगा, तो इसकी भी आवर्ती हो रही है। जब 4 को 56 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.07, 142857, 142857 ऐसे आगे चलता ही जाएगा, तो इसकी भी आवर्ती हो रही है। लेकिन जब 7 को 56 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0.125। बस 125 पे ख़त्म हो गया है ये तो इसकी कोई आवर्ती नहीं हो रही है। तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब डिवाइड करके तो आपको देखना पड़ेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 5 इन द नंबर। इस नंबर में जो 9 और 5 की प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है ये देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 86,754। इसके अंदर प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, पहले तो 6 लिख लेंगे और इसके बाद में कितने डिजिट आ रहे हैं उतने जीरो लगा देंगे। जैसे 6 के बाद में कितने डिजिट आ रहे हैं, 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6000। और 6 की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। किसी भी डिजिट की जो है फेस वैल्यू वो खुद डिजिट ही रहता है। फेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 6। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 5, इनका डिफरेंस निकालना है। तो 9 तो दे रखा है यहाँ पर, तो 9 के बाद कितने डिजिट है, 4। तो 9 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 जो है लास्ट में है, तो 5 लास्ट में है तो 5 ही लिख देंगे बस। इसके बाद में कोई जीरो तो लगेगा नहीं क्योंकि 5 के बाद में कोई डिजिट ही नहीं है। तो -5, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आएगा 89,995, जो कि थर्ड ऑप्शन में है।